नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संप्रभुता की परिभाषा क्या है, इसका अभिप्राय क्या है और इसका विकास हमारे विषय में कैसे होता है और आज इसका स्टेटस क्या है, इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विषय की एक महत्वपूर्ण यूनिट है राज्य। और राज्य अदृश्य है, इनविजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते। राज्य जैसे भारत, अगर आज भारत अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को बनाना चाहता है तो इसका अभिप्राय ये है कि भारत जो इनविजिबल है, अदृश्य है, इसका जो दृश्यिक रूप है सरकार, अर्थात भारत सरकार अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहती है। भारत विश्व में शांति निर्माण की या शांति से रहने की हमेशा बात करता है। इसका मतलब भारत सरकार ये ऐसा चाहती है। तो देखिए, राज्य का एक प्रमुख अवयव है सरकार, एक दूसरा अवयव है निश्चित भूभाग, एक तीसरा अवयव है जनसंख्या और एक चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है संप्रभुता। तो देखिए, राज्य इन चार तत्वों से मिलकर बनता है और इन चार तत्वों के अलावा भी ओपेनहाइम ने आधुनिक समय में पहचान या रिकग्नाइजेशन, एक नया शब्द राज्य की विशेषताओं में जोड़ा है। और ये सही भी है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य को अन्य राष्ट्र या राज्य मान्यता नहीं देते हैं, उसको पहचान नहीं देते हैं, तब तक वो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र या राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो देखिए, राज्य के ये प्रमुख 5 अवयव है जिससे एक राज्य बनता है। यहाँ पर संप्रभुता के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और हम ये भी मानते हैं कि संप्रभुता जो है एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समस्त समुदायों से या संस्थाओं से अलग करता है। आज यूनाइटेड नेशंस की भी अगर हम चर्चा करें तो उसकी भी सरकार है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, लेकिन वो राज्य की श्रेणी में नहीं आ सकता क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास संप्रभुता नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा डेवलप किए जाते हैं, उनका सृजन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी ज़्यादा मजबूत एक छोटा सा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर ऐसे कानूनों का निर्माण करता है तो देखिए, उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी ज़्यादा कारगर एक छोटी सी स्थानीय संस्था द्वारा बनाया गया कानून होता है। तो संप्रभुता का देखिए कितना महत्व है। अब यहाँ हम संप्रभुता पर चर्चा करने से पहले एक बात संप्रभुता के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी ही नहीं है, मनुष्य राजनीतिक प्राणी भी है। वो राज्य में रहना चाहता है, राज्य द्वारा उसको प्रदान की गई सुरक्षा को वो प्राप्त करना चाहता है, डेवलपमेंट को वो प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए, उसको राज्य के डायरेक्शन में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ यानी राज्य की शक्ति और सत्ता वहाँ पर मौजूद है जिसमें मनुष्य रह रहा है। दूसरी तरफ वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, इनका भी उपभोग करना चाहता है। तो देखिए, यहाँ व्यक्ति बनाम राज्य का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी एक तरफ राज्य है तो दूसरी तरफ व्यक्ति है। लेकिन फिर भी अगर कहीं व्यक्ति और राज्य के इंटरेस्ट में क्लैश होता है तो वहाँ राज्य महत्वपूर्ण होता है, राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण होती है, राज्य की सत्ता महत्वपूर्ण होती है, अर्थात संप्रभु राष्ट्र वहाँ महत्वपूर्ण होता है। उस संप्रभु राष्ट्र के कारण ही वो सुरक्षित रह पाएगा और वो अपने जीवन को एंजॉय कर पाएगा, अपने जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसका जो डेवलपमेंट है वो कर पाएगा। यानी यहाँ पर एक सर्वोच्च शक्ति का होना आवश्यक है और यह जो सर्वोच्च शक्ति है यही संप्रभुता है। तो देखिए, संप्रभुता जो है अन्य सभी संगठनों से राज्य को अलग करता है और संप्रभुता को अगर हम
परिभाषित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम शाब्दिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संप्रभुता अंग्रेजी के सॉवरेनिटी शब्द से निकला है, और जो सॉवरेनिटी शब्द है वो लैटिन शब्द से आता है। लैटिन में सुप्रेनस से यह आता है, और सुप्रेनस दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, सुपर और एनस। सुपर का अभिप्राय सर्वोच्च से होता है, और एनस का मतलब होता है शक्ति, अर्थात सर्वोच्च शक्ति, यानी राज्य की सर्वोच्च शक्ति को ही हम संप्रभुता कहते हैं। ये तो एक शाब्दिक दृष्टिकोण से हम संप्रभुता को समझ सकते हैं। अब देखिए, संप्रभुता की जो परिभाषा है उसमें अगर हम विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा और ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा क्लियर होगी, समझ में आएगी। जैसे जीन बोदा एक फ्रांसीसी विचारक थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिका में लिखा है कि संप्रभुता कानून के क्षेत्र से परे नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति है। देखिए, नागरिकों पर, प्रजाजन पर ऐसी शक्ति जो कानून से भी परे है, कानून से भी ऊपर है। यानी देखिए, संप्रभु कानून का निर्माण करेगा, कानून संप्रभु का नहीं, अर्थात सर्वोच्च शक्ति है। यही बात यूनानी चिंतन में स्टोइक करते हैं। वो ये कहते हैं कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं, राज्य कानून का निर्माण नहीं करते हैं। और ये कानून निर्माण करने वाला कौन है? ये कानून निर्माण करने वाला संप्रभु शक्ति है, जिसके हाथ में सर्वोच्च शक्ति है, जो खुद सबको आदेश देता है, उसको कोई आदेश नहीं दे सकता। तो देखिए, संप्रभुता की जो महत्ता है, इसकी जो पावर है, इस जीन बोदा की परिभाषा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसके बाद लॉस्की ये कहते हैं कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति नियमितः प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय से उच्चतर है। यानी कितने भी समुदाय हो, संगठन हो राज्य में, उन सबसे जो सुपर पावर होती है, जो सर्वोच्च शक्ति है, वो संप्रभुता कहलाती है। इसके बाद ग्रोशियस ये कहते हैं कि जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते, उसी सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। यानी जिसके आदेश का कभी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके बाद विलोबी ये कहते हैं कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। यानी संप्रभुता जो है उसके ऊपर कोई नहीं होता, वो सर्वोच्च इच्छा है, वो सर्वोच्च शक्ति है। इसके साथ ही जलिनेक ये कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण राज्य को केवल अपनी इच्छा के अतिरिक्त अन्य किसी भी कानून के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। एक उदाहरण लेते हैं हम, 15 अगस्त 1947 के पहले का भारत और बाद का भारत। देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या थी, निश्चित भूभाग था, सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्शन में भारत काम कर रहा था, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। भारत को एक सुपर पावर से आदेश प्राप्त होते थे। तो यानी उस समय संप्रभुता जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, भारत उस समय राष्ट्र नहीं था। इस प्रकार हम संप्रभुता को समझ सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें दो बड़ी बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो वो आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो, और दूसरा वो बाहरी रूप से स्वतंत्र हो। यानी भारत अगर आज एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर राष्ट्र है, राज्य है, तो भारत के अंदर जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी इसकी संघ की इकाइयां हैं, उन सबसे जो सर्वोच्च है वो भारत है, वो भारत सरकार है। जैसा भारत चाहता है, जैसे भारत सरकार चाहती है, वैसे सिस्टम बनेगा। भारत सरकार सबको आदेश देगी, किसी संगठन या किसी अन्य एनजीओ से भारत आदेश प्राप्त नहीं कर सकता।
तो ये आंतरिक संगठनों से सर्वोच्चता। और दूसरा ये है कि बाहरी रूप से स्वतंत्र, यानी आज भारत की चाहे गृह नीति हो, भारत की चाहे स्वास्थ्य नीति हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, भारत स्वतंत्र है। भारत किसी भी अन्य राष्ट्र से आदेश प्राप्त नहीं करता। तो ये भारत की स्वतंत्रता है, यानी भारत आंतरिक रूप से सर्वोच्च है समस्त तमाम संगठनों से, और भारत बाहरी अन्य राष्ट्रों से बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ये जो दो विशेषताएं हैं, ये संप्रभु राष्ट्र को इंडिकेट करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो इस प्रकार संप्रभुता के आंतरिक रूप और संप्रभुता के बाहरी रूप से हम संप्रभुता की परिभाषा को समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार हम संप्रभुता की परिभाषा या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि संप्रभुता की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारे विषय में आता कब से है। देखिए, हमारा जो सिस्टमेटिक जो अध्ययन शुरू होता है राज्य का, राजनीतिक विज्ञान का, वो यूनान से, और उस समय तत्कालीन जो कंटेम्प्रेरी, जो यूनान के कंटेम्प्रेरी जो चिंतन चल रहा है, भारतीय राजनीतिक चिंतन, इनसे हम एक पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक विचार शुरू होता है। वहाँ पर अरस्तु और प्लेटो भी एक आदर्श राज्य का सपना देखते हैं, यानी वो राज्य को एक शक्तिशाली यूनिट के रूप में देखते हैं। हालांकि वो इस शब्द का प्रयोग तो नहीं करते हैं, संप्रभुता शब्द का, लेकिन वो ये मानते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च शक्तिशाली यूनिट है जिसके डायरेक्शन में ही मनुष्य को सद्जीवन प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए इस राज्य से संबंधित अध्ययन करने वाले विषय को मास्टर साइंस कहते हैं, सुपर साइंस कहते हैं, जो राजनीतिक विज्ञान है। तो वहाँ पर हम संप्रभुता को देखते हैं। और आधुनिक काल में जो विश्व एक ग्लोब बन गया, एक गांव बन गया, जहाँ हर राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर है, तो यहाँ पर भी हम संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखिए, इसके विकास में अगर हम देखते हैं तो प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग, तीन तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं और संप्रभुता के डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं। तो देखिए, अरस्तु की बुक पॉलिटिक्स में हम इस सर्वोच्च शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। और प्राचीन विद्वानों में ही सिसरो है, सेंट अगस्टाइन है, ग्रोशस है, इनके विचारों में भी जो है संप्रभुता का सीधा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन इस सर्वोच्च शक्ति के कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को हम उनमें देख सकते हैं। और प्राचीन यूनान में तो प्राचीन रोम में तो रोमन जो इतिहास है, उसमें इसको सुमा पोटेस्टोस के नाम से संप्रभुता को, यानी सर्वोच्च शक्ति को संबोधित किया गया है। इसके बाद हम अगर मध्य युग में आते हैं तो देखिए, मध्य युग में जो है उसमें भी जो है राज्य को सर्वोच्च शक्तिशाली यूनिट का स्थान नहीं मिल पाया। देखिए, उसके पीछे कारण ये था कि मध्य युग में एक तो धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी मध्य युग में जो जनसाधारण था वो राज्य के कानूनों से ईश्वरीय कानूनों को ज़्यादा महत्व देता था। इसके अलावा मध्य युग में जो है चर्च, पोपशाही, ये जो दो यूनिट है, ये राज्य के ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली थी, यानी वहाँ ईश्वरीय कानून को महत्व दिया जाता था। राज्य को एक तरह से उतना वेटेज प्राप्त नहीं था, राज्य इतना प्रभावशाली नहीं था। तो वहाँ पर भी जो है एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में राज्य उभर नहीं पाया। इसके अलावा चर्च और पोपशाही के साथ साथ सामंतवादी व्यवस्था भी थी। राज्य जो है छोटे छोटे सामंतों में विभाजित था। सामंत भी जो है उस राज्य के डायरेक्शन में उतना नहीं थे, उस राज्य को इतना महत्व नहीं देते थे। वहाँ पर भी जो है उनका सीधा जो जुड़ाव है वो धर्म से था, वो चर्च से था, वो पोप से उनका ज़्यादा उनकी तरफ उनका ज़्यादा रुझान था। या हम ये कह सकते हैं कि सामंत भी जो है राजा को इतना वेटेज नहीं देते थे, राजशक्ति को वो इतना महत्व नहीं देते थे। तो वहाँ पर भी जो है ईश्वरीय कानून और मानवीय कानून की अगर हम बात करें तो ईश्वरीय कानून को वहाँ ज़्यादा महत्व दिया जाता था। हालांकि संत थॉमस एक्विनास है, मार्सिलियो पैडुआ है,
और विलियम ऑफ ओकम है, इन्होंने जो है एक संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इनके विचार से जो है लोकप्रिय संप्रभुता, यानी संप्रभुता जो है जो जिसको जनसाधारण पसंद करता है, तो उस समय उन्होंने निरंकुश राजा का या निरंकुश जो चर्च या जो पोप की जो शक्ति थी उस पे उसके कंपैरिजन में वो जनसाधारण को महत्व देते थे, तो वहाँ वो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। अब इनके बाद हम आते हैं आधुनिक युग में। आधुनिक युग की जब शुरुआत होती है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पुनर्जागरण आंदोलन होता है, धर्म सुधार आंदोलन होता है, और यहाँ पर जो अंधविश्वास था वो अंधविश्वास थोड़ा सा दूर होता है। व्यक्ति जो है रीज़न में विश्वास करने लग जाता है, विवेक में विश्वास करता है, और वो ये मानता है, जनसाधारण ये मानता है जब हम आधुनिक युग की तरफ आते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण है और मनुष्य का वेलफेयर महत्वपूर्ण है, और वो खुद क्या सही है क्या गलत है उस बात का निर्णय लेने में सक्षम है। तो वहाँ पर वो बार्गेनिंग करता है, यानी वो मनुष्य ये चाहता है कि राज्य जो है व्यक्ति के लिए बना है, यानी राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। तो यहाँ जब धर्म सुधार आंदोलन होता है तो उसके माध्यम से जन जागरण होता है, और उसका ये प्रभाव ये होता है कि यहाँ राजा शक्तिशाली होता है। यानी यहाँ पर देखिए उसी समय लगभग 16वीं शताब्दी के लगभग या उसके बाद जो है ब्रिटेन और फ्रांस में एक शक्तिशाली राजतंत्र आता है, अस्तित्व में आता है, और वहाँ पर जो है जो चर्च और जो पोप का जो प्रभाव है वो कम होता है। तो देखिए संप्रभुता यहाँ डेवलप होती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जीन बोदा है वो फ्रांसीसी विचारक है, और वो एक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है लगभग 1576 ईस्वी के लगभग, और वो ये कहते हैं कि संप्रभु जो है ये एक ऐसी शक्ति है जो सबसे ऊपर है, जिसका जिक्र हमने संप्रभुता की परिभाषा के संदर्भ में कर लिया। तो देखिए सर्वप्रथम जीन बोधा संप्रभु शक्ति की बात करता है, उसके बाद ग्रोशियस एक विचारक है, वो भी सामने आते हैं, वो संप्रभुता को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो बाहरी संप्रभुता की बात करते हैं। यानी देखिए वो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि एक राष्ट्र जो बाहरी रूप से विभिन्न राष्ट्रों से जो स्वतंत्र होगा वो संप्रभु, यानी देखिए अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की बात जो है ग्रोशियस हमारे इस पॉलिटिकल इस संप्रभुता के डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं। अब उसके बाद यदि हम देखें तो हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विचारक सामने आ रहा है, और हॉब्स ने ये कहा कि जो राज्य के निर्माण के पहले जो अव्यवस्था थी, जो जिसको प्राकृतिक अवस्था वो बताता है, तो कहता है कि यहाँ पर निरंकुश संप्रभुता महत्वपूर्ण है। यानी देखिए हॉब्स ने उस संप्रभु को सबसे ऊपर कर दिया। यानी हॉब्स ये कहता है कि राज्य का जब निर्माण होता है तो एक समझौता होता है, और वो जो उस समझौते के परिणाम स्वरूप जो राजा बनता है, जो सत्ता बनती है, वो सत्ता जो है उस समझौते का परिणाम नहीं है। यानी वो जो राजा बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, वो सबको आदेश देगा, लेकिन वो किसी का आदेश नहीं मानेगा, क्योंकि वो उस सामाजिक समझौते में इन्वॉल्व नहीं है। हॉब्स के बाद यही बात, यानी हॉब्स निरंकुश संप्रभुता की बात कर रहा है। हॉब्स की इसी बात को उसके आगे आने वाले विचारक जॉन लॉक डिफाइन करते हैं। जॉन लॉक जो है उस संप्रभुता को थोड़ा सा सीमित कर देते हैं। जॉन लॉक उसको राजनीतिक संप्रभुता का स्वरूप दे देते हैं, एक सीमित संप्रभुता के रूप में, कि नहीं, उनको राज्य को जो है केवल जो कुछ समस्याएं मनुष्य के सामने आ रही है कानून निर्माण के संदर्भ में, उसके कानून के क्रियान्वयन के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में जो कुछ समस्याएं आ रही है, राज्य की भूमिका केवल वहाँ पर होगी। यानी राज्य वहाँ पर सर्वे सर्वा होगा, बाकी मनुष्य के किसी भी कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा।
क्योंकि जॉन लॉक यहाँ पर प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को दे रहा है, और प्राकृतिक अधिकारों में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए एक लिमिटेड गवर्नमेंट की एक सीमित संप्रभुता की स्थापना होती है। अब लॉक के बाद जब हम चलते हैं तो जीन जैक्स रूसो संप्रभुता की चर्चा करते हैं। जीन जैक्स रूसो संप्रभुता को निरंकुश मानते हैं, संप्रभुता को सर्वोच्च मानते हैं। संप्रभुता बांटी नहीं जा सकती, अविच्छेद संप्रभुता है। यहाँ पर रूसो ये कहते हैं कि रूसो जो है इस संप्रभु शक्ति को सामान्य इच्छा में अभिव्यक्त करते हैं, जनरल विल का वो कॉन्सेप्ट देते हैं। रूसो ये कहते हैं कि मनुष्य की जो आदर्श इच्छा है, उस आदर्श इच्छाओं का योग जनरल विल या सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं, और ये जो सामान्य इच्छा है ये संप्रभुता है। रूसो ये बात करते हैं, और इस जनरल विल के माध्यम से वो राज्य को और भी शक्तिशाली बना देता है कि राज्य जनरल विल के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, जनता के लिए कार्य करेगा, लेकिन संप्रभु है। तो यहाँ देखिए रूसो जनरल विल में संप्रभुता की बात करता है। इसके बाद में हम बेंथम की बात करते हैं। जेरेमी बेंथम ने भी संप्रभुता की बात करी, लेकिन जेरेमी बेंथम जो है, क्योंकि वो एक उपयोगितावादी विचारक है, वो संप्रभुता के संदर्भ में व्यक्ति के सुख की बात करता है, यानी संप्रभु जो है व्यक्ति के सुख पहुंचाने तक ही सीमित है। तो यहाँ पर बेंथम जो है एक निरंकुश यानी संप्रभुता का थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि उसको सीमित करता है, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वहाँ तक ही संप्रभु सीमित है, यानी वो सारी परिस्थितियाँ जो है वो राज्य प्रोवाइड कराएगा। जेरेमी बेंथम के बाद जब हम संप्रभुता के सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर जॉन ऑस्टिन जो है उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 इसमें वो संप्रभुता के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। और अगर हम देखते हैं तो संप्रभुता का जो वास्तव में जो आधुनिक युग में जो प्रतिपादन किया, इसको जो डिफाइन किया, इसकी जो विशेषताएं बताई, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो जॉन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता के संदर्भ में जो परिभाषा है वो संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता है। देखिए, जॉन ऑस्टिन ये कहते हैं कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति के आदेशों का पालन करता है और वो श्रेष्ठ व्यक्ति किसी भी ऐसे ही सामान्य व्यक्ति के आदेशों का पालन नहीं करता है, यानी देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि एक ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जो सबको आदेश देता है और वो सब उसके आदेशों का पालन सामान्यतया स्वेच्छा से करते हैं, और वो श्रेष्ठ व्यक्ति किसी अन्य के आदेश का पालन नहीं करता है, तो वो जो क्षेत्र होता है और वो जो राज्य होता है वो संप्रभु राज्य होता है, और वो जो व्यक्ति होता है वो संप्रभु व्यक्ति होता है। अर्थात संप्रभु सबको आदेश दे सकता है, संप्रभु सबको कोई भी कार्य करवा सकता है, उसके पास शक्ति होती है, उसके पास सत्ता होती है, वो किसी के अधीन नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। ये संप्रभु की ये जो विशेषताएं हैं ये उस राष्ट्र को संप्रभु बनाता है। यानी देखिए, राज्य की जो विशेषताओं को जो हम देख रहे हैं कि जिसमें शुरुआत में मैंने बताया था कि जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है, मान्यता है, तो इनमें हम संप्रभुता को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए संप्रभुता होती क्या है, शाब्दिक अभिप्राय क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विभिन्न विद्वान इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये इस सारे विमर्श से हम समझ सकते हैं कि संप्रभुता ये है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आता है कि क्या संप्रभुता आज भी विद्यमान है? ये जो अवधारणा जो प्लेटो अरस्तु से शुरू होकर जॉन ऑस्टिन तक आ रही है, आज भी आ रही है, क्या आज भी विद्यमान है? आज विश्व एक ग्लोब है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है।
ऐसी स्थिति में हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर है। आज अमेरिका संप्रभु है, लेकिन उसको भारत की इच्छा को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। चाइना आज एशिया की एक महाशक्ति के रूप में है, लेकिन वो भारत के ऊपर अपने आदेशों को थोप नहीं सकता। भारत भी, क्योंकि भारत उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आज हम विश्व के अधिकांश राष्ट्रों पर निर्भर हैं, दूसरों को हम निर्यात भी करते हैं तो हम दूसरों से आयात भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की इच्छाओं का सम्मान करना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं नीति निर्माण में अन्य राष्ट्रों की इच्छाओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या, आज संप्रभुता समाप्त हो गई है? आज ये जो ग्लोब बन गया है, इंटरडिपेंडेंसी राष्ट्रों की हो गई है, तो क्या इसका मतलब संप्रभुता समाप्त हो गई है? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा नहीं। ठीक है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन आज भी संप्रभुता का महत्व है, क्योंकि संप्रभुता की विशेषता होने के कारण ही भारत भारत है, अमेरिका अमेरिका है। अन्यथा आज यूनाइटेड नेशंस और भारत का स्टेटस एक जैसा हो जाता, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के पास संप्रभुता नहीं है और हमारे पास संप्रभुता है। तो ये संप्रभुता का अद्वैतवादी दृष्टिकोण है, मोनास्टिक अप्रोच है। एक इसका द्वैतवादी दृष्टिकोण भी आता है, जो हम आगे समझेंगे। इस प्रकार हम संप्रभुता के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। धन्यवाद।